स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल यानी अपना भाई रैंक 9 का बन चुका है। तो अब ये वाला जो वनरेबल है अपने हाथ पीछे बांध कर खड़ा था, उसके फेस पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन था। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल कहता है, जब मैं यंग था मुझे यहाँ के हर एक चीज चाहिए थी, पर अब मैं अपना दाव पा चुका हूँ। चाहे यहाँ की चीज कितनी भी प्रीशियस हो, मुझे उनमें कोई एक तरीके से अट्रैक्शन नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आया था, एक सवाल के लिए। थिविंग हेवन का विल हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, बोल, पूछ। मैं समझ रहा हूँ, जो हमारी हाइट तक पहुँचते हैं ना, उनके पास हमेशा हेवन और अर्थ के बारे में सवाल ही होते हैं। ऐसा करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करता हूँ, तुम्हारे लिए रेफरेंस बन जाएगा। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल कहता है, ओके। उसने सर हिला के एग्री कर दिया। थिविंग हेवन का विल कंटिन्यू करता है और कहता है, तुम्हें शायद ऑलरेडी पता होगा, मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम लोग अदर वर्ल्डली डीमन बोलते हो, यानी दूसरी दुनिया का शैतान। जो वर्ल्ड जिस वर्ल्ड से मैं आया था ना, वो इस जगह से फाउंडेशन और सिनेरियो जो सीनरी है ना, दोनों में अलग है। यानी यहाँ की जो फाउंडेशन है वो अलग है, यहाँ की जो सीनरी है वो अलग है, और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ की जगह बिल्कुल अलग है। मेरे लिए मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ। मैं घर वापस जाना चाहता था। अपनी पूरी लाइफ मैंने उसी गोल के लिए फाइट करी। थीविंग हेवन का विल कहता है, मेरा असली नाम है बेन जूशन। मेरी ओरिजिनल अपीयरेंस थी ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज। वहाँ एक ब्यूटीफुल फियांसे थी मेरी, यानी जिसके साथ शादी होने वाली होती है ना, उससे पहले मंगेतर मंगेतर नहीं, पता नहीं क्या जो भी कहते हैं। हम दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे। सोसाइटी में मेरी हाई स्टेटस थी क्योंकि मैं एक मैचा ऑपरेटर था। मैचा ऑपरेटर समझते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैचा ऑपरेटर वो होते हैं, तुमने वो वाली मूवी देखी है यार, काइजू वाली एक मूवी है। उसमें ना बड़े बड़े मैचा होते हैं, वो काइजू से लड़ते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं। या तुमने डोरेमोन की ट्रूप ऑफ स्टील वाली मूवी देखी है, जिसमें वो बड़ा सा रोबोट होता है, उसको कंट्रोल करता है, तो वो एक मैचा हो गया। जो भी रोबोट जिसको तुम अंदर बैठ के कंट्रोल करते हो उसे मैचा कहते हैं, और जो पर्सन उसको ऑपरेट करता है उसे ऑपरेटर, यानी मैचा ऑपरेटर। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल इंटरेस्ट से आंखें एकदम चमक गई, कहता है, क्या मैचा? इवन दो उसने 5 रीजन ट्रैवल किए थे, ये पहली बार था जब उसने अदर वर्ल्ड्स के बारे में सुना था। थीविंग हेवन का विल कहता है, मैचा, तुम इसे एक पपेट समझ सकते हो, एक ऐसा सूट ऑफ आर्मर, एक ऐसा ह्यूमन, उसके अंदर ना एक तुम ह्यूमन होके उसके अंदर बैठ सकते हो, उसे मैनिपुलेट करके इमेंस बैटल स्ट्रेंथ अनलीश कर सकते हो। अब सीन चेंज होता है, अब दिखाया जाता है 88 रुआंग बिल्डिंग के अंदर का सीन। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल ने जायंट सन का ट्रू इनहेरिटेंस अपने हाथ में एकदम थाम के रखा था। उसने उसको देखा और एकदम देखता रह गया। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल कहता है, ये पोजीशन मेथड लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन किसी और की बॉडी को सोल से पोजेस करना सिर्फ एक डेस्परेट मेथड है। डेथ फिर भी तो अवॉइड नहीं की जा सकती ना। अगर लाइफ एक्सटेंड करनी है तो बेस्ट ऑप्शन है लाइफ स्पैन गो। वो इमॉर्टल का पाथ हमेशा से क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन से भरा होता है। बॉडी के लिए उन्हें रेसिस्ट करना मुश्किल है, और सोल के लिए अकेले एग्जिस्ट करना भी मुश्किल है। लॉन्गिविटी मेंटेन करना मतलब हेवन को डिफाई करना, और ये हार्ड, हार्ड, बहुत हार्ड है। जाइंट सन, ओ जाइंट सन, चाहे तुमने 88 रैंक बिल्डिंग बनाया हो और नॉर्थर्न प्लेन्स में लाइफ स्पैन गो प्लंडर करने की कोशिश की हो, लेकिन हेवंस विल विशियस है। लाइफ स्पैन गो और कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चाहे तुम दुनिया के सारे लाइफ स्पैन गो भी ले लो, सो व्हाट, उसके आगे क्या? हेवंस विल, हेवंस विल ही डिसाइड करता है। लाइफ स्पैन गो का प्रोडक्शन लॉन्ग लाइफ जीने के लिए क्रूशियल चीज है हेवंस विल। अब सीन शिफ्ट होता है, रिवर ऑफ टाइम के ऊपर का सीन देखते हैं। रिवर ऑफ टाइम, फाइनली ये चीज आई। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल हवा में ना खड़ा था। उसके सामने एक रेड लोटस रिवर में सरफेस पे फ्लोट कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी से थिक डार्कनेस निकल रही थी, जो रेड लोटस को एकदम आपस में मिला रही थी। फाइनली अपने सारे एफर्ट लगाकर उसने रेड लोटस की सरफेस पे घोस्ट फेस सक्सेसफुली छोड़ दिया। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल एकदम देखते हुए कहता है, हिस्ट्री में सबसे मिस्टीरियस रेड लोटस डीमन वनरेबल। उसका फेस पे थोड़ा सा फटीक था, यानी थकावट। उसकी आइस ब्राइट शाइन कर रही थी। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल कहता है, मैं जाना चाहता हूँ, तुमने इंटेंशनली हैवी इंजर्ड फेट इमॉर्टल गो को क्यों स्टॉप करके लीव किया था? काफी टाइम बीत गया। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल का एक्सप्रेशन शॉक और कंफ्यूजन दोनों से भरा हुआ था। उसने मटर मटर अपने आप से ही बातें करी। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल से वो कहता है अपने स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल,
स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वनरेबल ने सच में एक डीप स्कीम बनाई थी। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल आगे कहता है, मतलब सिर्फ एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डीमन ही फेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन थीविंग हेवन डीमन वनरेबल सिर्फ हाफ अदरवर्ल्डली डीमन है। वो मेरी इमॉर्टल किलर मूव सोल रिप्लेसमेंट जैसा है। उसका सोल किसी और वर्ल्ड का है, पर बॉडी यहीं पे जन्मी है। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल, मुझे अपना लाइफ स्पैन एक्सटेंड करना है, हेवन को डिफाई करना है और हेवन के विल है ना उसके अगेंस्ट जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेवेंस विल का कोई सोल ही नहीं है। मैं इसे कैसे किल कर सकता हूँ? मैं हेवेंस विल को कैसे मार सकता हूँ? शायद रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंस की हेल्प से मैं हाफ अदरवर्ल्डली डीमन बन पाऊँ। आधा डीमन बन जाऊंगा मैं अदरवर्ल्ड का। सीन वापस शिफ्ट होता है, एक डार्क सीक्रेट रूम का सीन देखते हैं। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने काउंटलेस गू फॉर्मेशन बनती थी और इन गू फॉर्मेशन के अंदर हजारों कॉप्स थे। मैन, विमेन, यंग, ओल्ड, अलग अलग वेरिएंट ह्यूमन तक थे इसके अंदर। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल के बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ और बॉडी पूरी तरह से ब्लड से भरे हुए थे। उसका बॉडी स्केलेटन जैसा पतला हो गया था। आईज एकदम स्वेलन कर रही थी, यानी सूजन वाली हो जाती है ना वैसे टाइप की। पर उनमें एक ब्रिलियंट लाइट शाइन थी। वो एक बुक को देखे जा रहा था, बार-बार उस बुक को देखे जा रहा था और ये और कोई नहीं, ये वही लेजेंडरी बुक थी जिसका नाम था द लेजेंड्स ऑफ रेंसू। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल कहता है, द लेजेंड्स ऑफ रेंसू, द लेजेंड्स ऑफ रेंसू। सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें आज ट्रूली एक तरीके से मैं समझ पाऊंगा। तुम हो ह्यूमन पाथ का सबसे बड़ा नाम। तुम हो असली ट्रू इनहेरिटेंस जो रेंजू ने छोड़ा था। ह्यूमन पाथ के मेथड के साथ मैं एक कंप्लीटली न्यू बॉडी क्रिएट कर सकता हूँ। सोल रिप्लेसमेंट के बाद मैं हाफ अदरवर्ल्डली डीमन बन जाऊंगा। शायद सिर्फ इसी मतलब इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और भी स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल फिर कहता है, पर क्या फायदा? बहुत देर हो चुकी है, बहुत लेट हो गया है। मैं इतना हेविली इंजर्ड हूँ कि कोई क्योर ही नहीं। डेथ मेरे पास आ रही है, मैं मरने वाला हूँ। ये देखकर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स काफी शॉक में आ गए। वो सोचने लगे, स्पेक्टर सोल डीमन वंडरबोल्ट जो दुनिया में एक तरीके से इनविंसिबल था, वो एक्चुअली इंजरीज की वजह से मर गया था। क्वेश्चन था क्वेश्चन था उसे किसने हर्ट करा? कौन था उसे हर्ट करने वाला? कौन था जिसने उसे चोट पहुंचाई? या फिर उसने खुद अपने ही एक्सपेरिमेंट से ह्यूमन पाथ टेस्ट करते वक्त अपने आप को इंजरी दे दी थी? क्या थी वजह? क्या हुआ था? मीनवाइल मैरिड ट्रिबुलेशन ग्रैंड क्लियर स्पेस अभी भी कंटिन्यू हो रही थी। स्पेक्टर सोल के 1000 आर्म्स में से आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी भाई जेड फ्लाइंग बर्ड्स से चॉप कर दिए गए थे। उसकी बॉडीज एकदम भाई घाव ही घाव से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो रेसिस्ट नहीं कर रहा था, अपने आप को चोट पहुंचाने दे रहा था। अब अगला सीन दिखाते हैं। अनदर सीन शुरू होता है लाइफ और डेथ के डोर के अंदर, ऑब्सेशन डेथ डोमेन में। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल के पास बॉडी नहीं थी, सिर्फ उसका सोल दिख रहा था, 3 हेड्स और 1000 आर्म्स वाला। वो अपना रिफ्लेक्शन लेक में देखते हुए खुद से बोलता है। स्पेक्टर सोल कहता है, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने फूड पाथ के बेस पे सोल डिवॉर्विंग का एक मेथड क्रिएट किया है। ये ना सिर्फ मुझे अपनी पीक कंडीशन पे वापस ले आया, बल्कि मैं दूसरे गू इमॉर्टल के सोल डिवॉवर करके उनकी मेमोरीज और उनका कल्टीवेशन एक्सपीरियंस भी ले सकता हूँ। हा हा हा, क्या ये एक ब्लेसिंग है? एक अलग ब्लेसिंग दूसरे भेस की? स्पेक्टर सोल कहता है, लेकिन शुरू में या शुरू से एंड तक मुझे किसी भी इमॉर्टल वनरेबल या डीमन वनरेबल का सोल ही नहीं मिला। स्टार कंसलेशन यहाँ नहीं है, ये समझ में आता है। थीविंग हेवन डीमन वनरेबल भी यहाँ नहीं है। क्या वो सेफली घर वापस चला गया जहाँ वो जाना चाह रहा था? स्टार कंसलेशन भी नहीं है, थीविंग हेवन भी नहीं है, क्या हुआ? स्पेक्टर सोल आगे कहता है, अब टाइम आ गया है कि मैं वापस लिविंग वर्ल्ड में जाऊं। डांगहुन माउंटेन और लुओपो वैली अब मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे, इसलिए मेरे लिए सेफ मतलब मेरे लिए बेस्ट प्लेस क्या, लाइफ और डेथ के डोर से निकलना रेंजू के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है, क्योंकि उसे तो वो ब्लॉक कर रहे थे, मेरे को नहीं कर रहे। लेकिन मेरा मेन बॉडी अभी बाहर नहीं आ सकता। मुझे पहले कुछ स्प्लिट सोल भेजने होंगे ताकि मेन बॉडी के लिए रास्ता बन सके। स्पेक्टर सोल कहता है, हाँ, जब मैं दोबारा दुनिया का कंट्रोल ले लूंगा तब मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। वो एक सोल एक स्पेशल सोल की तरह देखता है, एक स्पेशल सोल उसकी तरफ मतलब एक स्पेशल सोल थी वहाँ पे कहीं पे, होगी एक स्पेशल सोल उसकी तरफ देख रहा था। सोल गहरी नींद में था, उसकी बॉडी से गोल्डन लस्टर निकल रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे सन एकदम लेक में डूब गया हो, ऐसे टाइप का कुछ था। और ये जो अपना स्पेक्टर सोल था ना, उसी सोल की तरफ देखते हुए बोल रहा था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, स्पेक्टर सोल गायब है। हमने मतलब सामने ना एक तरीके से
7 मॉर्टल्स थे। एक बंदा कहता है, फाइनली हम दोबारा दिन की रोशनी देख रहे हैं। यार ये तो अमेजिंग है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ, अभी हम मॉर्टल्स हैं लेकिन अपनी मेन बॉडी का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस हमारे पास है। हम डेफिनिटली दोबारा कोई इमॉर्टल बन सकते हैं। तीसरा बंदा कहता है, रिवर्स फ्लो रिवर ने बहुत एक तरीके से दिक्कतें की दी हैं। शुरू में हम 10 थे, अब सिर्फ 7 ही बचे हैं। और लो मेरे को समझ आ गया ये लोग कौन है। ये जो 7 लोग हैं ना, ये 7 ही मतलब सातों लोग पता है क्या है, स्पेक्टर सोल तो गायब हो गया, उसकी 7 मोटर्स आ गए थे, यानी उसकी जो 7 सोल थी। 7 सोल यानी 7 रेनबोस। 7 रेनबोस वही है ये, अज़ूरे, ब्लू, ग्रीन वही लोग हैं ये। पक्का वही होंगे, मैं जानता हूँ। तीसरा बंदा वही रिवर्स फ्लो रिवर के बारे में बता रहा था। चौथा कहता है, अपने मेन बॉडी को बाहर लाना ईज़ी नहीं होगा। अगर किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। वो बस देखते नहीं रहेंगे, हमें दिक्कत भी देंगे। पाँचवाँ कहता है, सेफ रहने के लिए हमें अलग-अलग होकर सीक्रेटली 5 रीजन में ग्रो करना होगा। कभी-कभी कॉन्टैक्ट में रहेंगे। छठा कहता है, तो क्यों ना एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाएँ जो सबको डिसीव कर सके। सातवां कहता है, सही है, उसका नाम होगा शैडो सेक्ट। बिल्कुल, शैडोज़ की तरह। लोग हमें नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन हम हर जगह होंगे। एक दिन पूरी दुनिया हमारी शैडोज से कवर हो जाएगी। एक और बंदा कहता है, डन। अब हम 7 लोग के नाम होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, अज़ूरे, ब्लू और पर्पल। जैसे 7 इमोरियल हेवेंस होते हैं। हम एक टाइम पे पीक पर थे, अब नीचे आ गए हैं। ये रिमाइंडर होगा कि हम कभी लेज़ी या केयरलेस नहीं हो सकते, हमें वो करना पड़ेगा। 1 मिनट यार, इसमें जो पर्पल है, क्या ये वही पर्पल है? पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क? ऐसा मुझे शक हो रहा है, क्या पता, आगे देखते हैं। हेवनली कोर्ट के वो इमॉर्टल शॉक में थे, वो ये सब देख रहे थे ना स्क्रीन पर। अब आगे बंदा कहता है, उन्हीं में से चिल्लाते हुए एक बंदा, स्वॉर्ड इमॉर्टल बो किंग एक्चुअली स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल का एक स्प्लिट सोल है। एक ओल्ड वुमेन शर्मा के एकदम शर्म में एकदम कहती है, सबूत के मतलब सबूत तो हमारे सामने है ना, हम डिनाई तो कर नहीं सकते। मेरा स्प्लिट एफिनिटी हाउस की गलती है, मैंने प्रॉपर्ली उसे इन्वेस्टिगेट ही नहीं करा। देखो मेरे ही मतलब मेरे को कितनी शर्म आ रही है कि मेरे ही मतलब स्पिरिट एफिनिटी हाउस का बंदा, देखो उनमें से एक ये निकल गया। दूसरा इमॉर्टल कहता है, डीमन वनरेबल के मेथड्स को डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हेवनली कोड के अंदर भी उसके स्प्लिट सोल एक तरीके से स्पाइस बन के घुसे हुए थे। स्प्लिट हेपेनिटी हाउस के तो बात ही छोड़ दो। लकी था कि टावर लॉर्ड ने नोटिस किया, हेवन ओवरसीइंग टावर का यूज करके ये सब एक्सपोज किया, और इसी वजह से हम टेरिफाइंग डीमन को रोकने के चांस पे आ चुके हैं। वो लोग एक्साइटेड और स्केर्ड दोनों हो गए थे, लेकिन स्पेक्टर सोल अभी भी अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। ग्रे मेमोरी के डिसेंड करते ही वो बस खड़ा था। मैरिड ट्रिब्यूलेशन ग्रैंड क्लियर स्पेस उसे अटैक कर रहा था। उसका बॉडी ऑलरेडी काउंटलेस इंजरीज से कवर्ड था। मोयाओ का रेमंड सोल जो बो क्विंग के इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर थी, नीचे से एकदम बोलती है, अज़ूरे। उसकी आंख एकदम मॉइस्ट हो जाती है जब वो उस यंग और हैंडसम अज़ूरे की इमेज देखती है। ग्रे फॉग रंबल करता है, उसकी मेमोरी का एक सीन सामने आता है। चारों तरफ रुइंस थी, ब्लडी ग्राउंड पर काउंटलेस कॉर्प्स पड़ी थी। क्लियरली अभी थोड़ी देर पहले ही एक तरीके से इंटेंस बैटल हुआ था। यानी एक पास्ट का सीन या मेमोरी दिखाई जा रही है, ठीक है? ओरिजिनल प्रेज़ेंट टाइम से रिलेट नहीं करता ये, ठीक है? आगे देखते हैं। मोयाओ एकदम कहती है रोते-रोते, हस्बैंड प्लीज़ मत मरो, तुम नहीं मर सकते, अगर तुम मर गए तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी तुम्हारे बिना? वो बो क्विंग को टाइटली हग करती है। बो क्विंग एकदम वीक हाथ पकड़ते उसके बाद कहता है, अब मैं तुमसे कुछ हाइड नहीं करूँगा। मैं शैडो सेट का हूँ, स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल का एक स्प्लिट सोल हूँ। तुमने गलत इंसान से प्यार किया और मुझे चाहने के बाद मतलब मुझे चाहने का मतलब ही यही है, तुम्हारे लिए सिर्फ़ पेन और हार्डशिप। जाओ यार, मुझे छोड़ दो, वरना देर हो जाएगी। मोयाओ एकदम शॉक्ड हो जाती है, वॉइस उसकी एकदम बोल नहीं पा रही। वो कहती है, फिर भी नहीं, मैं नहीं चाहूँगी। मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि हम एक-दूसरे को डीपली लव करते हैं और मेरे लिए बस वही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊँगी। साइड पे यिंग वुईशी देख रहा था ये सब। उसका एक्सप्रेशन एकदम से क्यूरियस और शॉक्ड वाला हो गया। वो कहता, ओहो! ओहो! बढ़िया! ग्रे फॉग और हेवी हो जाता है। स्पेक्टर सोल के आस-पास के सीन chaotic बन जाते हैं। पहले सीन्स स्पेक्टर सोल के पर्सपेक्टिव से थे। अब वो 7 लोग के पर्सपेक्टिव से दिख रहे थे। यानी अब दिखाया जा रहा है स्पेक्टर सोल की जगह पर उन 7 लोगों का सीन, यानी स्पेक्टर सोल की 7 सोल में बँट गया था ना, 7 हिस्सों में बँट गया था, तो उसी के 7 हिस्से दिख रहे थे हमें, उनकी मेमोरीज़।
ये 7 लोग सिर्फ़ उसकी फाउंडेशन का थोड़ा-सा हिस्सा ले पाए थे और उनके अपने स्ट्रगल्स और पेन्स थे। कभी-कभी स्पेक्टर सोल का मेन बॉडी स्प्लिट सोल भेज देता ऑब्सेशन डेथ डोमेन से, जो रिवर्स फ्लो रिवर को क्रॉस करते थे। और इसी वजह से सीन और भी एक तरीके से मेसी होते थे। लेकिन एक बड़ा-सा इमेज ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। शैडो सेट के 6 मेंबर एक जगह से गैदर थे। ये वही जगह थी पहले बैच वाली, जो लाइफ और डेथ के डोर से निकल आए थे और अब इमॉर्टल बन गए थे। ग्रीन कहता है मेरी गलती थी, अगर मैं अज़ूरे को ट्रेज़र येलो हेवन में उस मर्चेंट को सिखाने को नहीं बोला होता, तो वो लव ट्रैप में नहीं फँसा होता। यानी अज़ूरे को कह रहा है, यानी अज़ूरे अपना बोकिंग था और लव ट्रैप में नहीं फँसा होता, हमें बिट्रे नहीं करता। अब तो हमारा मेन बॉडी भी एक्सपोज़ हो गया है। पर्पल उसे कंसोल करता हुआ कहता है, नहीं ग्रीन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब ट्रैप और हार्डशिप हेवेंस विल ने ही बनाए हैं। तुमने नोटिस किया, जब हम मोटर्स थे तब ये एक तरीके से फेंट था, यानी इतना फ़र्क नहीं पड़ता था हेवेंसविल का। लेकिन जैसे-जैसे हमारी कल्टीवेशन बढ़ी, प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती गईं, कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा तब से। जो भी हम करते उसके एक्सपेक्टेड जो अंजाम होते वो बड़े बुरे निकलते थे। ब्लू यहाँ पे कहता है, हमें अज़ूरे का इश्यू जल्दी से सॉल्व करना होगा, नहीं तो हमारी मेन बॉडी का प्लान रुक जाएगा। येलो कहता है, तो अब क्या करें? अज़ूरे स्वॉर्ड पाथ कल्टीवेट करता है, उसकी बैटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। क्या हमें अपनी स्ट्रेंथ कंबाइन करके एलिमिनेट करना होगा उसको, मार दें उसको? पर्पल कहता है अपना पर्पल वाला बंदा, पॉसिबल तो है, बट प्राइस बहुत बड़ा होगा और रिस्क वाला हाई होगा। मेरे पास एक प्लान है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो शायद हम फेरी मोयाओ को भी अपनी साइड ले आएं। ऑरेंज कहता है कैसा प्लान? पर्पल स्माइल करते हुए कहता है अजूरे लव ट्रैप में फंसा है क्योंकि स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने अपना सिग्नेचर इमॉर्टल गू यूज किया। लव, ये एक रैंक 9 का गू था, उसकी पावर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। अजूरे उसका एक तरीके से शिकार बन गया। उसकी गलती नहीं, उसका स्वॉर्ड पाथ अभी एक तरीके से इनकम्प्लीट है, वो रेसिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कोइंसिडेंस से आज मुझे एक एनलाइटमेंट मिला, मेरा विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल अब ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गया है। अजूरे के स्वॉर्ड पाथ को मैंने डीपली स्टडी किया है, क्योंकि हम रेगुलरली एक तरीके से कांटेक्ट में रहे हैं। जब से उस पर मुश्किल आई, मैं इसके सॉल्यूशन को डिड्यूस करता रहा और फाइनली मैं एक इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस किया है, जिसका नाम है विज़डम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू। रेड कहता है क्या? विज़डम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू? पर्पल कहता है एग्जैक्टली, विज़डम स्वॉर्ड लव के थ्रेड्स को काट कर सकता है। ये रैंक 9 लव गू से compete नहीं करेगा, लेकिन हमें सिर्फ अजूरे की बॉडी से दाव मार्क्स कट करने होंगे। हम ऐसा सेटअप करेंगे कि अजूरे को लगे कि ये रेसिपी उसने खुद क्रिएट किया है और उसको एक फॉर्च्यून वाला एनकाउंटर हुआ, उसने खुद ही क्रिएट कर लिया, उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो इसको खुद ही यूज़ करे। और जैसे ही वो उसको यूज़ करेगा, उसकी बॉडी से जितने भी लव वाले थ्रेड्स होंगे वो कट हो जाएँगे। वो अपना रीज़निंग वापस पा लेगा, फिर से हमारी साइड में आ जाएगा और मोयाओ के पास अभी भी वो लव वाले थ्रेड्स पहले से ही होंगे। तो एक तरीके से वो हमारी तरफ आ जाएगी, क्योंकि वो बोक्विंग की साइड है और बोक्विंग हमारी साइड है ना? पर्पल की बात सुन के सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी तरफ ही तारीफ़ करते हुए एकदम बोलने लगते हैं। सब मिलके कहते हैं ब्रिलियंट, ब्रिलियंट प्लान है एकदम तुम्हारा, बहुत ही ब्रिलियंट प्लान है। एक बंदा कहता है हा, हा, हा! पर्पल जैसे विज़डम पाथ गो इमॉर्टल को ऐसा ही प्लान सूझ सकता है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तभी ना ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या? ग्राउंड पे पड़ी थी एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग की बॉडी, वहाँ से एकदम उसने चिल्ला के बोला था। उसकी बॉडी के अंदर मोयाओ की रेमेंट सोल थी, तो ऑफ कोर्स उसे तो पता चल गया, मोयाओ के बारे में ही तो बातें हो रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका लवर खुद ही विज़डम स्वॉर्ड इमॉर्टल को क्रिएट कर चुका था। मोयाओ कहती है, तो क्या उसके बाद क्या ज़ूरे ने मेरी फीलिंग के साथ चीट किया था? या फिर वो अभी भी मुझसे प्यार करता था? ये सोच के मोयाओ की रेमंड सोल का पूरा बदन एक तरीके से हिल गया, डाउट्स और कंफ्यूजन में भर गया। लेकिन इसी वक्त स्पेक्टर सोल के आसपास एक और सीन सामने आया। शैडोसेट के 7 इमॉर्टल्स फिर से एक जगह इकट्ठा हो गए। अजूरे कहता है, यानी अपना बोकिंग जब जिंदा था, सर उठाते हुए एरोगेंस भरे टोन में कहता है, जब मैं वल्नरेबल बन जाऊंगा तब भले ही हमारा मेन बॉडी ना हो, लेकिन मैं अकेला ही दुनिया को डोमिनेट कर दूंगा। मेरे पास इनविंसिबल स्ट्रेंथ होगी, हेवेंस विल भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और वैसे भी इस एरा में बहुत सारे लाइफ स्पैन गू बचे हुए हैं। ग्रीन सीरियस टोन में कहता है, हेवेंस विल को अंडरस्टिमेट मत करो, इतने सालों में जो हमने सीखा है, क्या वो लेसन काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? येलो कहता है, पर्पल, तुम हमारे एडवाइज़र हो, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? पर्पल अजूरे की तरफ देखते हुए, यानी अपनी बोक्विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अजूरे यानी बोक्विंग, अजूरे के पहले फेल होने के बाद ऐसा लगता है कि बस अगर हम प्रॉपर प्रिपरेशन करें और मिशेप को कंट्रोल में रखें तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे फेरी मोयाओ का क्या हाल है? अजूरे थोड़ा सा भाई कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ हाँ हाँ,
वो स्टूपिड औरत अपने आप को मेरे लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी है। वो अर्थली अर्थली कह रहा हूँ 88 रुआंग बिल्डिंग में गई है, क्लैमिटी बैकबोनिंग इमॉर्टल को रिफाइन करने। उसका प्लान है कि जब वो क्या होगा, मैं ट्रबुलेशन में फेस करूँगा ना, तो वो सारी की सारी मेरिट ट्रबुलेशन को अपने ऊपर ही खींच लेगी बैकबोनिंग इमॉर्टल गो की वजह से। पर्पल सर हिलाते हुए कहता है जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल का लक पाथ आइडिया इनोवेटिव है, लेकिन मोयाओ का ये मेथड सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर उसका इंटेंशन वैसा ही है, तो क्यों ना तुम चेंज सोल इमॉर्टल गू और वो इमॉर्टल किलर मूव यूज करके हवाले कर दो। अगर तुम ट्रिबुलेशन फेल कर गए, लेकिन तुम्हारी सोल बची रही, तो तुम्हारे पास फाउंडेशन होगा, तुम फास्ट स्पीड से फिर से राइज कर पाओगे। अजूरे एक्सप्रेशन लेस था। वो कहता है हाँ, बेटर है कि प्रॉपर प्रिपरेशन मैं कर लूँ। ये सीन देखकर इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग पूरा का पूरा वायलेंटली शेक करने लगा, क्योंकि उसके अंदर रेमंड सोल किसकी थी, मोयाओ की। और उसे समझ आ गया, क्योंकि भाई अभी अभी जैसे उसे बोला है बेवकूफ औरत, बेकार, सेक्रीफाइस, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करेगा, जिसकी वजह से अब ये सोल तो वायलेंटली शेक करेगा ही। यिंग वुईशी जल्दी से कहता है ज्यादा सोचो मत यार, ज्यादा सोचना मत, ये मैरिड ट्रिबुलेशन है, हो सकता है ये सब असली ना हो। लेकिन इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग चुप रहा, एक रॉक की तरह साइलेंट। उसने अपने फिस्ट टाइट कर लिए, मशस पूरे एकदम भाई हो गए थे, तन गए थे। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। फिर शैडो सेट के 5 इमॉर्टल फेस से एकदम गैदर हुए। येलो दुख भरी आवाज में कहता है फेल, ब्लू फेल हो गया। उसने अपना इमॉर्टल प्राइमसी यूज करके इमोरियल ब्लू हेवन फ्रेगमेंट के साथ फ्यूज कर लिया, हेवंस विल का रिसर्च करने के लिए। लेकिन अब वो कंप्लीटली ड्रीम रेलम के अंदर डूब चुका है, यानी फंस चुका है ड्रीम रेलम के अंदर। सब इमोटस चुप हो गए। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद पर्पल ने बोला ब्लू अभी सेव किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है हमें जल्दबाजी में ट्राई नहीं करना चाहिए। ये एक ट्रैप है जो हेवंसविल ने छोड़ा है ताकि हम एक्सपोज हो जाएं। येलो कहता है हाँ, हमने ऑलरेडी देखा है अजूरे के सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 9 असेंड करने पर उस टेबलेशन की पावर पहले से 10 गुना ज्यादा थी। क्लियरली हेवंसविल नहीं चाहता कि हम वर्नेबल्स बने, और वो हर वक्त हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पर्पल सीरियस टोन में कहता है मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, मुझे कुछ टाइम से ना बैड फीलिंग आ रही है। पहले अजूरे अब ब्लू, मुझे डर लग रहा है कि अगला मैं होऊंगा, यानी मेरी बारी है अगली। ये सुनकर इमोटल शॉक हो गए। ग्रीन कहता है पर्पल ज्यादा मत सोचना यार, ज्यादा मत सोचो, क्या होगा तुम्हें। पर्पल शांत होते हुए कहता है मैं ज्यादा नहीं सोच रहा, ये एक विजडम पाथ गो इमोटल का प्रिडिक्शन है। मेरे बाद गो इमोटल डाली मेरी जगह लेगा। और एक और बात, हेवेंसविल की पावर हमारी कैलकुलेशन से ज्यादा है, लेकिन उसे डिसीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। अब से शैडो सेक्टर लो प्रोफाइल में रहेगा, चुपके से अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगा, और जब हम हेवन डेफाइंग गिड यानी अपनी जो चीज को परफॉर्म करेंगे, वो जब दिन आएगा, तो एक ही बार में फुल पावर से हम आगे आएंगे, अपनी फुल पावर यूज करेंगे, ताकि हेवेंसविल को रिएक्ट करने का टाइम ही ना मिले और हम सब कुछ अपना लगा दें। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, अभी जो लड़ाई तुम देख रहे हो, ये जो तियान माउंटेन की जो अपने ये तियान माउंटेन की है, ये वही वाली लड़ाई है जिसमें अपने जितने भी बंदे सब ने अपना 100% लगा दिया, तभी तो शैडो सेट की इतनी पावर दिखने को मिल रही है, इतना सब देखने को मिल रहा है। देखते हैं अब लास्ट में होगा क्या, अभी आगे पता चलेगा। अब एक बड़े से इमेज पे ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीन बदलते हुए। येलो ने ना तुरंत ही ग्रीन का हाथ पकड़ के खींचते हुए बोला। येलो कहता है ग्रीन जल्दी भाग जल्दी भाग। ग्रीन ने चिल्लाया, जोर से स्ट्रगल करने लगा। ग्रीन कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अभी भी सेव किया जा सकता है, देखो इमॉर्टल फेटस गो अभी जिंदा है। तभी छोड़ दो मुझे, ये मेरी पूरी लाइफ का काम है, छोड़ दो मुझे। ग्रीन चिल्लाने लग गया। येलो से भगा रहा था लेकिन भाग ही नहीं रहा था ग्रीन। तो येलो गुस्से में चिल्ला के कहता है, येलो कहता है तुम्हें लगता है ये एक्सप्लोजन बस एक एक्सीडेंट था, बचे हुए रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल को देखो, ध्यान से देखो उन सब चीजों को। ये सुनकर ग्रीन का पूरा बॉडी शेक हो गया, उसकी आंखों में क्लैरिटी वापस आई। जैसे उसको रियलाइज हुआ, उसका पूरा बॉडी एकदम पसीने से भीग गया, और डर के साथ उसने बोला। ग्रीन कहता है ये सारे इमॉर्टल मटेरियल हेवेंसविल से भर चुके हैं, बस थोड़ा सा और होता और मेरी सोच भी हेवेंसविल के इन्फ्लुएंस में आ जाती। इतना बड़ा फॉर्मेशन बनाने के बाद भी, नॉर्थर्न प्लेन्स के अर्थ ट्रेंच में छुपने के बाद भी मुझे उसने ढूंढ लिया है। कैसे ढूंढ लिया हेवेंसविल ने मुझे, ये सब कह रहा था। और तुम्हें भी समझ आ गया होगा, ये जगह और कोई नहीं अर्थ ट्रेंच थी जहाँ पे फेंगिवान गया था, और फेंगिवान ने देखा था यहाँ पे कितने सारे इमॉर्टल मटेरियल थे रैंक 8 के, इतने सारे कि क्या बताए, बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल थे। और फेंगिवान ने टच करता तो क्या होता था, सारे के सारे रेत बन जाते थे, यानी खत्म हो जाते थे। यहाँ पे कुछ सही वाले भी थे जिन्हें फेंगिवान ले आया था और बेच भी दिया था, याद होगा तुम्हें, ये वही जगह है।
येलो ने उसे समझाते हुए बोला, येलो कहता है हेवेंस विल को कंप्लीटली एक तरीके से मतलब अनडिटेक्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि है उन्हें वो हमें डिटेक्ट नहीं कर सकती, वो हमें पता कर सकती है, ट्रैक कर सकती है। सिर्फ़ सिर्फ़ दुनिया में क्या मतलब सिर्फ़ एक ही चीज़ है इस दुनिया में, सिर्फ़ एक असली अदर वर्ल्डली डीमन ही रह सकता है। हमारा डिस्कवर हो जाना था, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। यानी बताया जा रहा है कि अगर तुम एक पूरे प्योर अदर वर्ल्डली डीमन हो, तो हेवेंस विल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा, तुम्हें मतलब तुम उसके अंडर नहीं आ पाओगे। वो तुम्हें ट्रैक नहीं कर सकता हेवेंस विल। हमारा डिस्कवर हो जाना था, इतनी बड़ी बात नहीं है, इस अटेम्प्ट को छोड़ो, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ग्रीन चुप हो गया, उसने एक तरीके से सैंडी एरिया को घूर कर देखा, ये वही सैंडी एरिया था जहाँ पे सब कुछ सैंड बन चुका था। फेंगीवान ने भी देखा और हमने भी सुना था। तो फिर धीरे से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने सर हिला दिया। सीन वापस चेंज होता है। गू इमॉर्टल डाली हेल्पलेस टोन में बोलता है। डाली कहता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी कैलकुलेशन या मेरी डिडक्शन बिल्कुल गलत है। मेरा रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला टाइम पाथ गू इमॉर्टल पूरा फॉग से कवर था। उसका चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी फोरहेड पर एक ब्राइट रेड लोटस मार्क चमक रहा था। वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है। टाइम पाथ का गू इमॉर्टल कहता है, मैं रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस के टाइम पाथ मेथड का यूज करके ये डिड्यूस किया है। ये गलत हो ही नहीं सकता। रेड लोटस डीमन वनरेबल की नेक्स्ट ट्रू इनहेरिटेंस तुम्हारे पास है। थोड़ी देर साइलेंस के बाद डाली ने जवाब दिया। डाली कहता है, और कुछ कहने को नहीं बचा, बस फाइट करते हैं अब। ये कहकर डाली ने सीधा चार्ज कर दिया। टाइम पाथ गोई मॉडल खुश होकर कहता है, फाइनली तुमने भागना बंद कर दिया, अब तुम आ रहे हो सामने। लंबी फाइट के बाद डाली अपोनेंट को हरा नहीं पाया। उसको इमॉर्टल गू हाउस ग्रेसफुल कियोटिक डुअल स्टेज ने सप्रेस कर दिया। अबे तो एक मिनट यार। ये जो टाइम पाथ का कोई इमॉर्टल है, टाइम पाथ का कोई इमॉर्टल तो रेड लोटस डीमन वनरेबल ही था ना। लेकिन ये टाइम पाथ का कोई इमॉर्टल कह रहा है कि मुझे रेड लोटस डीमन वनरेबल की इनहेरिटेंस चाहिए। यानी ये वो नहीं है। ये कौन है? और इसके पास ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज भी है। तो समझ नहीं आया ये फिर है कौन? मतलब रेड लोटस के पास ही तो था ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज। और बड़े अजीब सीन है यार, आगे क्लियर होगा, पता चलेगा ये सीन चल क्या रहा है। तभी मैरिड ट्रिब्यूलेशन ग्रैंड क्लियर स्पेस खत्म हुआ। ये स्पेक्टर सोल ने कोई रेसिस्टेंस नहीं किया। उसका पूरा बॉडी काउंटलेस ग्रीन बर्ड से एकदम घायल था। एक साइज यानी एक तिहाई से भी कम बचा था वो। इस वक्त हेवन ओवरसीइंग टावर स्ट्राइक के लिए तैयार था। जैसे वो अपनी पैंथम फॉर्म से बाहर आएगा, वो अटैक करेगा। जो सराउंडिंग ग्रे फॉग था वो आधा डिसिपेट हो चुका था। मतलब मैरिड ट्रिब्यूलेशन ग्रे मेमोरी आधा कंप्लीट हो चुका था। लेकिन ट्रिब्यूलेशन अभी भी रुक नहीं रही थी। एक और नई ट्रिब्यूलेशन स्पेक्ट्रल सोल के सर के ऊपर जन्म हो रही थी। जैसे हेवेंसविल ने डिसाइड कर लिया हो कि आज तो स्पेक्ट्रल सोल जिंदा नहीं बचेगा, यानी जिंदा होने ही नहीं देंगे इसको। उससे पहले इसको छोड़ना नहीं, खत्म ही कर दो। और ये जो नई ट्रिब्यूलेशन जन्म ले रही थी, इसका नाम था मैरिड ट्रिब्यूलेशन डार्क ऑयल पॉइजन। आसमान से स्टिकी पॉइजनस ऑयल एकदम जो ड्रॉपलेट्स थी उसकी गिरने लगी। वो तेल ऐसा लग रहा था जैसे बॉईल हो रहा हो। जैसे ही स्पेक्टर सोल की बॉडी पर गिरा, एक सिजल सी साउंड आई और स्मोक उठने लगा। वो पॉइजनस ऑयल उसकी पूरे के पूरे घाव पर अंदर घुस गया। अंदर से उसकी बॉडी को एकदम भाई फाड़ने लगा। इंटेंस रोटिंग प्रोसेस शुरू चलने लगा। एकदम ऐसा लग रहा है कि बॉडी के अंदर किसी ने ग्राइंडर मशीन घुसा के घुमा दिया हो अंदर। जल्दी से ड्रॉपलेट्स स्टीम्स में बदलकर बाहर निकलने लगे और पॉइजनस ऑयल की स्टीम्स आसमान में बरसने लगे। स्पेक्ट्रल सोल का पूरा ह्यूज बॉडी पॉइजनस ऑयल के अंदर डिप हो गया। वो एक तरीके से विजिबली रॉट हो रहा था। उसका बॉडी मैस रैपिड स्पीड से श्रिंक हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं करा। नीचे यिंग वुइशी काफी ज्यादा एंजाइटी में था। उसका मन चिल्ला रहा था, लेकिन वो ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन अर्थ कोलैप्स में फंसा हुआ था। वहां ज्यादा मूवमेंट यानी ज़्यादा सोचना या ज़्यादा मूवमेंट करा तो वो अंदर घुस जाएगा। यिंग वुइशी फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, तुम दोनों को क्या हो गया है? एकदम ऐसे बिहेव कर रहे हो। उसके पास बैठे इमोर्टल बोकुइंग को देखा। शुरुआत से ही बोकुइंग एक स्टैचू की तरह था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, जैसे वो ऑलरेडी डेड हो। बस एक चीज़ काफ़ी लकी थी, वो दोनों स्पेक्टर सोल के फीट के नीचे थे। स्पेक्टर सोल के मैसिव बॉडी ने उसको कवर कर रखा था, इसलिए जो मैरिड ट्रिब्यूलेशन डायरेक्टली उनको नुकसान पहुंचा नहीं रही थी। यिंग वुशु को हुआ मतलब बोकुइंग को भी कुछ नहीं हुआ। बहुत देर और एक और सीन चल रहा था बहुत देर के बाद। हाई लाओलान
अब एक क्या होता है, इनका सीन दिखाया जाता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है हाई लाओलान का सीन, यानी ये जो लोग भागे थे अपने हाई लाओलान, ताई बानशेंग और अपने फेंग युआन और भागे थे, वहाँ का सीन देखते हैं। हाई लाओलान और ताई बानशेंग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भाग रहे थे। उनके पीछे साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल उनको चेस कर रहे थे। एक्चुअली 5 रीजन के गो इमॉर्टल में से यहाँ पे ज़ेनोफोबिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इवन सबसे स्ट्रॉन्ग यानी सबसे ज़्यादा ओपन ईस्टर्न सी में भी आउटसाइडर को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अक्सर उनको इग्नोर या बुली किया जाता है। अर्लियर बैटल में जब हाई लाओलान ने एक साउथर्न बॉर्डर को इमॉर्टल को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तब से सिचुएशन बिल्कुल एक तरीके से अनकंट्रोल्ड हो गई थी। साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल फुल रेज में आ गए थे। उनको लगा कि ये नॉर्थर्न प्लेन्स के आउटसाइडर बहुत ही एरोगेंट हैं। ना सिर्फ उन्होंने साउथर्न बॉर्डर में फाइट किया, बल्कि उनके बंदों को इंजर भी कर दिया। मतलब ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, इसी वजह से चेस रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने ज़्यादा ही अपने एलाइज़ को बुला लिया, रेइन्फोर्समेंट तक बुला ली कि इनको मारेंगे ही आज। हाई लाओलान, ताई बानशेंग पहले से ही इंजर्ड थे। उनकी कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो फाइट करके पीछे रिट्रीट कर रहे थे, यानी फाइट करते और फिर पीछे रिट्रीट करते, यानी एक अटैक करके भागने लग जाते। स्किलफुल मूवमेंट की वजह से वो धीरे-धीरे हीथियान माउंटेन से दूर होते गए। चाहे हाई लाओलान की एम्बिशंस कितने भी बड़े थे, उसने दोबारा उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करी। वो बैटलफील्ड उनके लेवल का था ही नहीं। रैंक 6 गो इमॉर्टल तो वहाँ के लिए बिल्कुल एक तरीके से इररिलेवेंट चीज़ थी, यानी चीटी। मतलब टट्टी हो तुम उसके सामने और कुछ नहीं। इवन रैंक 7 और रैंक 8 भी सिर्फ़ एक साइड कैरेक्टर बन जाते उस जगह पर। वो जगह एक असली बैटलफील्ड था, जहाँ स्पेक्टर सोल और हेवेंस विल का टकराव चल रहा था। आगे देखते हैं। तब तक डार्क ऑयल पॉइज़न ट्रिब्यूलेशन भी खत्म हो चुका था, लेकिन एक और नई ट्रिब्यूलेशन आई, स्पेक्टर सोल के आसपास फॉर्म होने लगी। ये एक अननोन ट्रिब्यूलेशन थी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मतलब लिमिट को तोड़ चुकी थी, यानी ये बाहर की ट्रिब्यूलेशन थी, एकदम ऐसी जो रिकॉर्ड्स नहीं की मतलब रिकॉर्ड में नहीं आई, किसी को नहीं पता है कौन-सी है। वो पूरा फॉर्मलेस और इथेरियल था, बस एक मिस्टिकल ऑरा था जो फ़ील भी नहीं हो रहा था। बस एक अराउंड मतलब आस-पास था जो प्रेज़ेंट था, बस फ़ील हो रहा है कि एक तरीके से कुछ है। ये नहीं पता कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसा है, बस है कुछ। जैसे ही वो ऑरा स्पेक्टर सोल की बॉडी को टच करता, उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता। स्पेक्टर सोल एक सोल था, लेकिन इतना कंडेंस था कि वो एक रियल मटेरियल की तरह लग रहा था, जैसे वो एक सोल बेस्ड हो। एक्सप्लोजन के साथ उसका पूरा बॉडी, जितना बड़ा ह्यूज बॉडी गायब होने लगा, सिर्फ एक स्केलेटन फ्रेमवर्क बचा और मैसिव पीसेस ऑफ सोल हर जगह उड़ रहे थे। ग्रे फॉग के अंदर एक और सीन फ्लैश होता है। ओल्ड मान यान्शी खून थूकते हुए हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल बू पकड़ के मटर-मटर कर रहा था। ओल्ड मान यान्शी कहता है, तो फेंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है, इसलिए वो फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन कर पाया। फिर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हु इमॉर्टल ब्लेसलैंड आ गया और डांगहुन माउंटेन हासिल करा। फिर उसने इंपीरियल कोड ब्लेसलैंड डिस्ट्रॉय किया और 88 ट्रुआंग बिल्डिंग को कोलैप्स करवा दिया। उसने क्रीपी स्माइल के साथ कहा, ओल्ड मान यान्शी कहता है, क्योंकि वो एक अदरवर्ल्डली डीमन है जिसके पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है, इसका मतलब वो फेट से एस्केप कर चुका है। हा हा हा, ये तो बेस्ट टूल हो सकता है हेवेंस विल के अगेंस्ट। ठीक है, मैं तुम्हारे और ताई बाई युनशेंग के ट्रैक्स को कंसील कर दूंगा ताकि कोई तुम्हारे बारे में डिड्यूस ही ना कर पाए। एक और सीन देखते हैं। क्वीन बाईशेंग चुपके से इमोरियल ड्रून बैट और उस एरिया मतलब वो जो उस एरिया के बहुत सारे क्लैमिटीज और ट्रिब्यूलेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। ये वही वक्त था जब डोंगफेंग चांगफेंग ने पोजीशन करके अपना रिवाइवल अटेम्प्ट किया था और ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा था। क्वीन बाईशेंग अंदर ही अंदर सोचता हुआ कहता है, क्वीन बाईशेंग कहता है, डोंगफेंग चांगफेंग बस पोजीशन यूज करके रिवाइव कर रहा है, लेकिन उसकी मेन बॉडी की ऑरा हेवेंस विल ने एक तरीके से खत्म करती है और इसी इतनी टेरिफाइंग डिजास्टर भेजती है। मतलब फ्यूचर में जब हमारी मेन बॉडी रिवाइव होने का हम ट्राई करेंगे, तो जो ट्रिब्यूलेशन आएगी वो तो भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगी। अरे ये वही वक़्त का सीन दिखा रहे थे जब फेंग युआन और ओल्ड स्कॉलर और जब जेड पूल ब्लेसलैंड पे इन्वेड करके सब लूटा-मारी कर रहे थे, याद है ना? डोंगफेंग चांगफेंग को मार दिया था और मतलब मारा नहीं था, खबर फैल गई थी और वो दोबारा रिवाइव हो रहा था, अपने ही बंदे की बॉडी चुरा रहा था। याद होगा तुम्हें वो सीन? वही सीन वाला दिखाया जा रहा था, यानी ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर ये सीन दिखाया जा रहा था। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सीन यहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा है, तो ये सीन इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये सीन क्वीन बाईशेंग का है। क्वीन बाईशेंग क्या था? वो भी तो एक हिस्सा था ना, इस स्पेक्टर सोल डीमन वल्नरेबल की एक सोल का हिस्सा था। इसलिए उस 7 सोल में से इस सोल का भी एक नाम था, इस वजह से ये सीन दिखाया जा रहा था। अब आगे का सीन देखते हैं। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग बिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने साइड से खड़े होकर सर हिलाया। अपना ये जो लाइटनिंग ज़ॉम्बी था वो कहता है, हम जा सकते हैं, हेवेंस विल के अगेंस्ट ये टेस्ट खत्म हो चुका है। पर चू रोंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इसी वक्त फेरी जियांग यू उसे गुस्से भरी चेहरे के साथ देख रही थी। फेरी जियांग यू कहती है, चू रोंग मर गया। मोडेस्ट
टैच हड के वापस लेने वाली ऑपरेशन फेल हो गई। यानी मोडेस्ट डेट चेड हट, याद होगा आपको, ये डेट चेड हड वो जेडपुर वेस्टलैंड के अंदर था। फेंग युआन भी इसे लेना चाह रहा था, फेरी लिशान भी इसके पीछे भागी थी, लेकिन मिला नहीं था किसी को। याद होगा, ये वही चीज थी। क्वीन बैशंग हल्का सा शॉक में था, कहता है क्या हुआ। चू रोंग एक फायर पाथ ग्रैंड मास्टर था, रैंक 7 कल्टीवेशन लेवल के साथ था। फेरी जियांग कहती है वो 3 टच डीमन इमॉर्टल का इनहेरिटर निकला। ये बंदा बहुत ही डीपली हिडन था, उसके मेथड बहुत ही रूथलेस थे। मैं खुद ही मुश्किल से जिंदा वापस आ पाई हूँ। क्वीन बाइशंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है 3 टच डीमन इमॉर्टल, हाँ रहने दो, हम मॉडेस्ट डट चेट हट को छोड़ देते हैं। अपने क्रूशल प्लान को, मतलब क्रूशल प्लान के शुरू होने से पहले अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करवा सकते, नहीं तो हेवेंस विल हम पे पहले से ही अटैक कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लुओपो वैली का सीन। सेडोसेट का ग्रुप कल्ट ये जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मॉडल के सामने खड़ा था, उनके चेहरे बहुत ही सीरियस थे। क्विन बाय शेंग फैन जूजे की तरफ देख के कहता है हेवेंसविल का अटैक ऑफिशियली आ गया है। फेंग युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए यान शी ने उसके जो ट्रेसेस थे उसको हाइड कर दिया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मॉडल ने फेंग युआन की इन्वेस्टिगेशन की और उसके क्लूज फॉलो करते करते वो सीधा कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, यानी क्वीन बाय शेंग तक पहुंच गए। यानी अब समझे पता क्या हुआ था, ये लोग पीछा कर रहे थे अपने फेंग युआन का, लेकिन देखो क्वीन बाय शेंग जो था ना, इसे पता था कि जो अपना ओल्ड मैन यानशी है ना, उसने क्या करा था, अपने फेंग युआन को कंसील कर दिया था ताकि कोई उसका पता ना लगा सके। लेकिन ये जो लोग हैं, ये अपनी हेवेंसविल के लोग, यानी अपने हैकर्स लोग, ये अपने टॉप ग्रेड एशियन सेक्ट के लोग, साथ में हेवनली कोड, ये जो बंदे थे भाई, ये जो बंदे हैं ना, ये बंदे आ रहे थे अपने फेंगयुआन का पीछा करते। भले उनको वो नहीं मिला फेंगयुआन, लेकिन एटलीस्ट इनको ये तो पता चल गया कि ये कौन है। इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो यहाँ तक पहुँचते नहीं, लेकिन हेवेंसविल भी एक तरीके से इनके अंडर आ गया, इनके साथ आ गया। इस वजह से इनकी जो चीज़ें थी रिवील हो गई। फेरी जियांग कहती है अब हम क्या करें। क्वीन बाइशेंग एकदम दांतों को कस के कहता है हमारे पास कोई चांस नहीं, बस लड़ना होगा। तभी एक खांसने की आवाज आती है। ओल्ड मान यान्सी जोर जोर से खांस रहा था, उसका चेहरा सफेद था, वो इतना थक चुका था जैसे बस अभी दम उसका टूट जाएगा। ओल्ड मान यान्सी कहता है मैंने हेवनली सीक्रेट गो यूज किया और 100 साल की लाइफ स्पैन जला दी, लेकिन वर्थ इट था, बहुत वर्थ इट था, क्योंकि मैंने रिड्यूस कर लिया है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की कंडीशन बहुत खराब है, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। ओल्ड मान यांशी कहता है फेंग युआन को यीतियान माउंटेन पे पहले पहुंचते देख के क्लियरली समझ आता है कि उसे यीतियान माउंटेन बैटल का पता चल चुका है। ओके, तो अब समझ आया। ये जो टाइम है ना जब फेंग युआन ने मर गया था, याद होगा, खत्म हो गया था फेंग युआन पिछली जिंदगी में। इससे पहले जब उसने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा यूज करा था, फिर उसके बाद उसको रेड लोटस का फेस देखने को मिला था, डीमन फेस, घोस्टली फेस, कुछ भी कह लो उसको, वो देखने को मिला था। फिर फेंग युआन वापस अपने रियल टाइम में आ गया था। फिर आते ही वो सीधा कहाँ भागा था, यीतियान माउंटेन पर, ये सोच के कि वो ड्यूल स्टेज उसको निकाल लेगा जाके। लेकिन इसी मूव की वजह से फेंग युआन के ऊपर नजर थी और ओल्ड मान यांशी ने सोचा कि आया कि उसे रिड्यूस करा, अपनी 100 साल की जिंदगी को जला दिया। तब उसे पता चला कि फेंग युआन के पास से जो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है वो यूज कर चुका है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया था। देख रहे हो कितना खतरनाक था ओल्ड मान यांशी। ये त्यान माउंटेन बैटल का उसको पता था, मतलब हमारा मेन बॉडी एक बार फेल हो चुका है और इस वजह से उसने रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस यूज करके फेंगयुआन को रीबर्थ दी, उसके वो पास्ट में भेज के फ्यूचर चेंज करने के लिए। हाँ, लकी थिंग ये है कि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा सिर्फ रैंक 6 का है, ज्यादा स्कैरी नहीं है। ओलमानियांशी कहता है तो फेंगयुआन एक परफेक्ट मेजरमेंट टूल बन जाता है। उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को देख के मैं और चीजें भी डिड्यूस कर सकता हूँ। ओल्ड मान यांशी कहता है क्या उसका सोल डायरेक्टली सर्च करना बेटर रहेगा या फिर पूरे सिचुएशन को इफेक्ट पड़ जाएगा, क्या करें। ओल्ड मान यांशी आगे कहता है मेरे प्लानिंग के हिसाब से बो किंग और स्टार 7 स्टार चाइल्ड ऑलरेडी हेवनली कोड को जितना हो सके स्लो कर चुके हैं। रिजल्ट अब की बार से पहले काफी बेटर होगा। ओल्ड मान यांशी पवेलियन में बैठा था, माउंटेन्स और फॉग को मिस्टीरियसली चेंज करते हुए देख रहा था, सारे व्यूज को देख रहा था। ओल्ड मान यांशी कहता है ज़ॉम्बी अलायंस की साइड पे सब अरेंजमेंट सेट हैं, उन्हें बैकअप के तौर पर यूज कर सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि उनको प्रिजर्व रखें और ये होप करता हूं कि उनकी जरूरत ना पड़े। ओल्ड मान यांशी आगे कहता है नई मिलाई लाइफ स्पैन यूज करके मेरे पास लगभग 20 साल बचे हैं और मरने का टाइम आ गया है। नेचुरली मेरा स्प्लिट सोल वापस मेन बॉडी के पास रिटर्न करेगा, लेकिन मरने से पहले मैं
मेन बॉडी के लिए अगले हेवन डिफाइंग प्लान के ट्रिब्यूलेशन रिड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, मतलब वो करने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन यान्शी दोबारा से खांस रहा था। कहता है मैं मरा नहीं, मतलब मैं ऑलरेडी सब ट्रिब्यूलेशन रिड्यूस कर चुका हूँ। नहीं, ये इसलिए है क्योंकि शैडो सेट के हर जनरेशन के विजडम पाथ एडवाइजर कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग करते आ रहे हैं और फाइनली हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो गया कि क्वालिटेटिवली चेंज आ गया। ओल्ड मैन यान्शी आगे कहता है, हा 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 हा, कितना आयरॉनिक है। हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू का कोर बना के जो विजडम पाथ किलर मूव मैंने क्रिएट किया, उससे हम ट्रिब्यूलेशन का कंटेंट रिड्यूस कर सकते हैं। और ये इमॉर्टल गू पैराडाइज अर्थ ने बनाई थी, जिसने अपनी पूरी लाइफ में बॉडी के इन्फ्लुएंस को तोड़ने की कोशिश की और मरने के बाद भी उसने हमें इतना बड़ा हेल्प कर दिया है। ये देख के हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स शॉक्ड में पड़ गए, क्योंकि ये सब सीन वो ना स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितना सीन चल रहा है ना स्क्रीन पर चल रहा है। सब देख के एकदम स्पीचलेस हो गए। पता चला कि शैडो सेक्ट पहले से ही ट्रिब्यूलेशन रिड्यूस कर चुका है, यानी उसे पहले से पता अगला ट्रिब्यूलेशन क्या आएगा। मतलब बहुत ही सस्पिशियस था कि स्पेक्ट्रल सोल मेरिट्स ट्रिब्यूलेशन के अंदर मूव क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पहले ही से पता था ये सब आने वाला है, वो रेडी था। मिस्टीरियस मैरिट ट्रिब्यूलेशन फाइनली खत्म हो गया। अगला मैरिट ट्रिब्यूलेशन डिसेंड हुआ, जिसका नाम था वाइन ड्रैगन ट्रिब्यूलेशन। स्काई और ग्राउंड से काउंटलेस ग्रीन वाइन निकलने लगे, जिसके शार्प थ्रोन्स थे, वो डायरेक्टली स्पेक्टर सोल की बॉडी के अराउंड कॉइल होने लगे। जल्दी ही मिलियंस ऑफ वाइन्स स्पेक्टर सोल के अराउंड टाइट बॉल बना के चिपक गए। वो उसकी बॉडी को एक तरीके से रेंटलेसली कॉइल कर रहे थे और धीरे धीरे एक टाइट होते जा रहे थे। उसके अंदर घुस के डीमन वनरेबल का सोल नरिश की तरह एब्जॉर्ब करने लगे। और हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स देखते हुए कहते हैं, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स कहते हैं, ये जानबूझकर कर रहा है क्या? उस 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन को देखो जरा। सब गू इमोर्टल्स अपनी नजर शिफ्ट करके दिखाते हैं उसकी तरफ। शैडो सेक्ट ने ट्रिब्यूलेशन रिड्यूस कर ली थी, मतलब वो उनके अराउंड पहले ही एक तरीके से अरेंजमेंट्स कर सकते थे। स्पेक्टर सोल ने रेसिस्ट नहीं करा, क्योंकि उसको अपना सोल पाथ फाउंडेशन इसी फॉर्मेशन पे फ्यूज करना था, न्यूट्रिशन के तौर पर यूज करने के लिए। हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स कहते हैं, वो एक्चुअली अपने डेमोनिक सोल को ही अब मतलब अपने ही डेमोनिक सोल को ये जो डेमोनिक सोल है ना, इसको गू रिफाइनमेंट मटेरियल बना के रहेगा, यानी अपने गू मटेरियल बना रहा है। समझ रहे हो? ये जो लाइफलेस डेथ फॉर्मेशन है ना, ये फॉर्मेशन क्या काम करती थी? इसने क्या करा, रैंक 8 के जितने भी मतलब लोग मरे थे यहाँ के, उनके प्राइमेसी को एब्जॉर्ब कर लिया, उनके सोल को एब्जॉर्ब कर लिया। ओल्ड मैन यान्शी ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके एब्जॉर्ब करवा दिया। तो ये जो सब चीजें हुई थी ना, ये करता था। और ये इमोर्टल्स भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो चीज है ना, ये लाइफलेस डेथ फॉर्मेशन, ये क्या कर रही है? अपना जो स्पेक्टर सोल है, वो असल में यही करना चाहता है कि वो एक्चुअली अपने डेमोनिक सोल को ही गो रिफाइनमेंट मटेरियल बना रहा है। हेवनली कोड गो इमोर्टल्स आगे कहते हैं, और सिर्फ यही नहीं, इतने सारे मैरिट ट्रिब्यूलेशन उसकी बॉडी पे स्पेस पाथ, पॉइजन पाथ, क्यूआई पाथ, वुड पाथ के दाव मार्क्स कर्व कर रहे हैं, डायरेक्टली उसके सोल पाथ दाव मार्क्स तोड़ने के लिए। और ये दाव मार्क्स उतने ही स्ट्रांग है जितना उसका 100,000 ईयर का सोल पाथ फाउंडेशन। तभी घिस अब आवाज आई। ये फील करके हेवनली कोर्ट के गो इमोर्टल्स एकदम भाई ठंडी सी सांस लेके डरने लग गए। लग रहा था कि स्पेक्टर सोल सिर्फ अपने आप को रिफाइन नहीं कर रहा, बल्कि मैरिट ट्रिब्यूलेशन की पावर का यूज करके अपना बड़ा गोल अचीव कर रहा था। पर उसका एक्चुअल गोल था क्या? 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका था। डार्क फॉग के अंदर एक ग्लोइंग लाइट का बॉल और ज्यादा ब्राइट तरीके से राउंड करके घूम रहा था। हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड का दिल एकदम से डूब गया। जैसे रॉक बॉटम पे पहुंच गया, वैसा उसका दिल एकदम डूब चुका था। उसने डिटरमाइन एक्सप्रेशन के साथ सीरियस टोन में कहा, हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड कहता है, ऐसे नहीं चलेगा। हमें स्पेक्ट्रल सोल का स्कीम डिस्ट्रॉय करना ही होगा, चाहे वो जो भी रिफाइन कर रहा हो। हमें इस 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन को तोड़ना ही पड़ेगा। हेवनली गॉड इमोर्टल्स कहता है, पर हम पैंथम्स हैं ना, हम तभी पैंथम फॉर्म में क्या करें? हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड कहता है, नहीं, एक चांस है रिटेलिएट करने का। ये वो सीक्रेट है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन गया है। सारे हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड ने रिसर्च करके क्रिएट करा है, हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखा है, यानी किसी को पता नहीं चलने लगा। हेवनली कोर्ट के गो इमोर्टल्स ये सुनकर एकदम सरप्राइज और एक्साइटेड हो गए। इमोर्टल्स कहते हैं हेवनली कोर्ट के, तो फिर यूज क्यों नहीं करते? करते हैं ना। हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड ने बिटर स्माइल दिया और उन्हें बता दिया कि उस सीक्रेट को यूज करने का प्राइस क्या है। उस बात को सुन के हेवनली कोर्ट के गो इमोर्टल्स एकदम डेड साइलेंस में चले गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर बाद एक गू इमोर्टल आगे आया। वो गू इमोर्टल कहता है, जब शैडो सेक्ट अपने लोग को सेक्रीफाइस कर सकता है, तो हम हेवनली कोर्ट वाले क्यों नहीं? मैं तो तैयार हूँ यहाँ रुकने के लिए और हेवन ओवरसिंग टावर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा गू इमोर्टल कहता है, मैं भी विलिंग हूँ, मेरे को भी काउंट करो। तीसरा गू इमोर्टल कहता है, अगर अपना बॉडी सेक्रीफाइस करके हम डीमन वनरेबल को मार सकते हैं, तो मतलब
तो ना करने की इसमें वजह ही क्या है? क्यों ना करें हम? बिल्कुल करेंगे। धीरे-धीरे और ज़्यादा वो इमॉर्टल एकदम खड़े होने लगे। लेकिन सब लोग के सेम ओपिनियन में नहीं थे। यानी कुछ लोग यही था कि हाँ, हम अपनी जान दे देंगे, सैक्रिफाइस करवा लेंगे अपने आप को, लेकिन कुछ तो नहीं थे। कुछ हेवनली कोर्ट के वो इमॉर्टल्स ने अलग पॉइंट उठाया। एक इमॉर्टल कहता है, मेरे हिसाब से अभी सबसे अर्जेंट ये है कि स्पेक्ट्रल सोल एक्चुअली रिफाइन क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये फाइंड आउट करे। दूसरा वो इमॉर्टल कहता है, अभी मैटर इतना डेस्परेट नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना चाहिए जब तक जरूरत ना पड़े। तीसरा वो इमॉर्टल कहता है, पहले जब स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल अलाइव था यानी जिंदा था, तब भी वो हेवनली कोड को तोड़ नहीं पाया। अब तो वो मर चुका है, उसकी पावर उसके जीवन से कम है। तो हेवनली कोड को डरने की क्या जरूरत है इस चीज में? हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड ने हाथ उठाकर सबको एकदम रोका। टावर लॉर्ड कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, जो रुकना चाहते हैं वो मेरे साथ आ जाओ हेवन ओवरसीइंग टावर एक्टिवेट करने के लिए, और जो बाकी सब मतलब मैं बाकी सबको व्हाइट हेवन भेज दूंगा। और चाहे जीत हो या हार, तुम्हें इमॉर्टल वो हाउस के मतलब रिमेन्स इकट्ठा करके वापस हेवनली कोर्ट लाना होगा। ठीक है? यानी जो हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर रुकेंगे ना, वो सारे सैक्रिफाइस होने वाले हैं या मर जाएंगे, वो लोग सैक्रिफाइस हो जाएंगे। और जो व्हाइट हेवन में जा रहे हैं लोग, वो एज़ अ मत बस ऐसे जा रहे हैं वो लोग। अगर मान लो हेवनली कोर्ट हार जाता है, तो अब देखो हेवनली कोर्ट हारेगा तो टावर टूट जाएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी खराब हो जाएँगी। तो ये जो व्हाइट हेवन वाले लोग हैं जो ऊपर जा रहे हैं, वो व्हाइट हेवन में जाके रुके रहेंगे, और जैसे ही सारा मटेरियल खराब हो गया, हार जाएँगे ये लोग, तो वो मटेरियल लेके सीधा हेवनली कोर्ट वापस चले जाएँगे। ये कहकर हेवनली कोर्ट के सब मेंबर्स एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए। फिर हेवन ओवरसीइंग टावर से एक तेज रोशनी स्काई की तरफ शूट हुई। स्काई से एक लाइट बीम नीचे आई और पूरे टावर को कवर कर गई। स्पेक्ट्रल सोल से वो शॉक में था, उसने तुरंत ही टावर को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो पैंथम फॉर्म से बाहर ना आ जाए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि हेवन ओवरसीइंग टावर को पैंथम फॉर्म से निकलने का था ही नहीं। इसका फाइनल अटैक तो पूरा पैंथम फॉर्म में ही डिपेंड करता था। टावर लॉर्ड की आवाज हर तरफ गूंज उठी। टावर लॉर्ड चिल्ला के कहता है, स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हेवन ओवरसीइंग टावर का सबसे नया और सबसे पावरफुल अटैक। बूम आवाज आई, जमीन हिली, सीन एकदम भाई सब हिला देने वाला था। जो वाइन ड्रैगन ट्रिबुलेशन स्पेक्ट्रल सोल की बॉडी के अराउंड था, अब टावर के कंट्रोल में आके टारगेट चेंज करके 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन पे टूट पड़ा। स्पेक्ट्रल सोल का जो एक्सप्रेशन था इंस्टेंटली बदल गया। उसने हजारों सालों की प्लानिंग की थी, काउंटलेस डिडक्शन किए थे, जनरेशंस के विजडम पाथ वो इमोर्टल्स की जान लेके अपने प्लान को रिफाइन किया था। लेकिन उसने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि हेवन ओवरसीइंग टावर डायरेक्टली ट्रिब्यूलेशन को मैनिपुलेट करके अपना मतलब ये तरीका रखेगा, ये तरीका अपनाएगा। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, ये कैसा मेथड है? एक इंटेंस ऑरा फूट निकला और अब स्पेक्ट्रल सोल चुप नहीं रहा। उसने अपने सारे मेथड यूज करके वाइन अटैक को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। वो ऑलरेडी हजारों ट्रिब्यूलेशन फेस कर चुका था, और 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन में मिस्टीरियस इमॉर्टल को कंप्लीट करने के चक्कर में उसकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत गिर चुकी थी। यानी भाई को कैसे भी करके फॉर्मेशन बचाना था, क्योंकि इसके अंदर कुछ रिफाइन हो रहा है बड़ा खतरनाक। लेकिन अब उसने पूरा फुल पावर अनलीश किया। उसका डेमोनिक माइट इतना टेरिफाइंग था कि अनस्टॉपेबल लग रहा था। चाहे उसकी बॉडी के आधे से ज्यादा सोल पाथ दाव मार्क्स गायब हो चुके थे, फिर भी उसका बॉडी दाव मार्क्स की रोशनी में शाइन कर रहा था, जैसे स्काई में अनेक स्टार चमक रहे हों। ये क्लैश अनइमेजिनेबल था, यानी इमेजिन भी ना करा जा सके ऐसा क्लैश था। एक तरफ टावर वाइन ट्रबलेशन को कंट्रोल करके अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ था स्पेक्ट्रल सोल अपनी सोल को अलग अलग काउंटलेस फॉर्म में बदलकर वाइन्स को ब्लॉक कर रहा था। वो अकेला था, सिर्फ एक सोल बचा था। फिर भी अपनी उसने मतलब बैटल और कैपेबिलिटी दिखाई जो मिरेकल से कम नहीं थी, यानी एकदम रोक रहा था अकेले दम पर हेवनली कोर्ट को। उसने एक भी वाइन ड्रैगन को अपने पास आने नहीं दिया ताकि वो 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन को नुकसान ना पहुंचा दे ये वाइन ड्रैगन, इसलिए एकदम भाई जकड़ के रखा था। इसी बीच हेवन ओवरसीइंग टावर अपने पैंथम में, यानी जो अपना पैंथम फॉर्म था उसमें एकदम डिसेंबल हो रहा था। स्पीड हर सेकंड फास्ट होती जा रही थी। हर एक सेकंड काउंटलेस मॉर्टल गो और इमॉर्टल गो जो टावर का पार्ट थे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। टावर के अंदर हर कुछ सांस के बाद एक रैंक 8 हेवनली कोड गो इमॉर्टल मर रहा था, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा था। ये प्राइस बहुत ह्यूज था। हेवनली कोड का हर सेक्रीफाइस जरूरी था ट्रिबुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। पर स्पेक्ट्रल सोल भी लॉस फेस कर रहा था। उसका बॉडी ऑलरेडी एक तरीके से बहुत ज्यादा हेवनली इंजर्ड था। वाइन ड्रैगन ट्रिबुलेशन को रेसिस्ट करते हुए उसका सोल बलून की तरह एकदम तेज स्पीड से घटता जा रहा था। उसका टेरिफाइंग और वीक हो रहा था। जो डेमोनिक माइट फॉरेस्ट फायर जैसा था, अब सिर्फ छोटी सी बोन फायर जैसा लग रहा था। टावर लॉर्ड एकदम लास्ट में चिल्लाते हुए कहता है, स्पेक्ट्रल सोल, तुमने हेवन के अगेंस्ट किया है, यानी तुम हेवन के अगेंस्ट गए हो। तुम्हारी मौत एक कुत्ते की तरह होगी।
और इस कर्ज के साथ टावर लॉर्ड भी मर गया। उसके अराउंड सारे हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स भी एकदम डेड हो गए और जोर का धमाका हुआ। टावर का बचा हुआ आधा हिस्सा टूट गया और काउंटलेस फ्रेगमेंट में बिखर गया। ये फ्रेगमेंट वापस मॉर्टल गू और इमॉर्टल गू बन गए और लाइट बीम के थ्रू हेवनली वाइंड और क्यूआई वॉल तोड़ के व्हाइट हेवन के अंदर चले गए। व्हाइट हेवन में ऑलरेडी गार्ड कर रहे थे हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स, जो इंस्टेंटली मूव करके इमॉर्टल गू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो गू था वो और कोई नहीं, फेट इमॉर्टल गू था। हम जानते हैं ये रैंक 9 का इमॉर्टल गू है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था। अब स्पेक्ट्रल सोल का बॉडी थाउजेंड्स ऑफ मीटर से श्रिंक होके कुछ मीटर का ही रह गया था। उसका सोल अब कंडेंस नहीं था, बहुत ही ट्रांसक्लूशन था, यानी आर पार दिखने वाली चीज़ लग रही थी। हवा के साथ हिल भी रहा था और ऑरा एक्सट्रीमली वीक था। अर्थ कोलैप्स ट्रिबुलेशन इसी मोमेंट डिसिपेट हो गया। तभी एक ब्राइट स्वॉर्ड लाइट स्काई में चमकी। इमॉर्टल ज़ोंबी बोकिंग ऑलरेडी स्पेक्ट्रल सोल की तरफ वो फ्लाई कर चुका था। मोयाओ का रेमंड सोल बॉडी के अंदर चीखता हुआ कहता है, स्पेक्ट्रल सोल मेरे हस्बैंड को वापस दो। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल की नज़र 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन पे फिक्स थी। डार्क फॉग खत्म हो चुकी थी और सारे 10 एक्सट्रीम इमॉर्टल ज़ॉम्बी सेक्रीफाइस हो चुके थे। सिर्फ एक गोल बॉल बची थी जो 9 डिफरेंट कलर की लाइट से शाइन कर रही थी। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग और पास आया। बोकिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसे रिवाइव करोगे। स्पेक्ट्रल सोल उसकी तरफ एकदम घूम के देखा। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, जो स्प्लिट सोल बोकिंग का क्रिएट करता है, यानी कहना चाह रहा था अपना स्पेक्ट्रल सोल, सीधा कहता है उसको कि जो स्प्लिट सोल बोकिंग को क्रिएट करता था ना, वो ट्रिबुलेशन में ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया। स्प्लिट सोल के बिना मैं उसे रिवाइव कैसे करूं, ये कह दिया इसने डायरेक्ट। बोकिंग कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। उसने अपने फिस्ट को टाइट करा, आंखों में एक डेंजरस ग्लो था। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ही बोकिंग का मेन बॉडी हूँ, यानी मैं ही बोकिंग हूँ, बस उसकी एक सोल का अलग हिस्सा था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब मैं रिवाइव होऊंगा ना, बोकिंग नेचुरली रिवाइव हो जाएगा। जब मैं दुनिया को डोमिनेट करूंगा, इसका मतलब बोकिंग भी रैंक 9 तक पहुंच गया होगा। क्या यही तुम्हारी होप नहीं थी? बोकिंग जो था यहाँ पे फीरियस हो गया। वो एकदम फ्यूरियस हो गया। वो कहता है, बुड्ढा स्कैमबैग। उसने इमॉर्टल सोल, ये जो स्पेक्टर सोल था ना, एकदम भाई इस पे अटैक कर दिया। सॉरी, मैं थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा हूँ उसके लिए, सॉरी, इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखूंगा मैं। अब क्या, वो बोकिंग ने अटैक कर दिया। अब जो बोकिंग था ना, वो इसलिए इतना गुस्सा हो रहा है कि देखो, बोकिंग की बॉडी के अंदर हम जानते हैं मोयाओ की सोल है, और जो मोयाओ की सोल है असल में वो गुस्सा हो रही है। बोकिंग तो मर चुका है, वो मर इसलिए चुका है क्योंकि जो उसकी सोल थी वो वाली डिस्ट्रॉय हो गई, और स्पेक्ट्रल सोल की ही एक सोल थी, यानी स्पेक्ट्रल सोल ही बोकिंग है, बस एक अलग हिस्सा था, वो अलग जीवन, एक अलग जिंदगी थी उसकी। लेकिन स्वॉर्ड लाइट सिर्फ चमकी और तुरंत ही एक गायब हो गई। बोकिंग फ्रीज हो गया, स्पेक्ट्रल सोल के सामने फ्लोट कर रहा था, बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रल सोल कोल्ड टोन में कहता है, तुम मेरा फाइनल ऑब्स्टिकल हो। हा 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 हा, कितनी बड़ी पिटी बात है। अगर यानशी ने मुझे पहले रिमाइंड ना किया होता तो शायद मुझे प्रॉब्लम देते तुम आके, लेकिन अब हाँ, तुम भूल गए हो क्या? तुम्हारे सारे स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गो, मेरी वाली विल, मैं मेरी वाली विल लगी है उसमें, मेरा विल है। जो तुम्हारे पास जितने भी स्वॉर्ड पाथ वाले गु है ना, उन सबके अंदर मेरा विल है। और ये भी भूल गए क्या, इन सालों से कौन उन्हें फीड करता आया है, कौन उन्हें जिंदा रखते हुए आया है? स्पेक्ट्रल सोल थोड़ा सा रुक कर फिर दोबारा कहता है। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, अब मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, जाके उन्हें मार दो और अपने बिट्रेयल के लिए रिपेंट करो, दिखाओ। और ये जो उन्हें वाला वर्ड था ना, कि ये उन्हें किसको कह रहा है, इसका मतलब था हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल जो व्हाइट हेवन के अंदर थे। तो स्पेक्ट्रल सोल ने ये बोल के एकदम थूक दिया। अब यहाँ पे बोकिंग दो ही चीज़ कर सकती है, यानी मोयाओ दो चीज़ कर सकती है, या तो भाई व्हाइट हेवन में जाके उसका काम कंप्लीट करे। अब हो सकता है ये भी झूठ हो कि ये स्पेक्ट्रल सोल कह रहा है कि जब मैं रिवाइव होऊँगा तो वो भी रिवाइव हो जाएगा, लेकिन क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी, अब पता चल ही जाएगा। और ये सब कहने के बाद एक लाइन भाई और जोड़ देता है थूकने के बाद, पता है क्या? कहता है, "हँ, स्टूपिड औरत।" अगले ही मोमेंट में मोयाओ की रेमंड सोल खींच ली गई। स्पेक्ट्रल सोल ने एक ही बार में उसे निगल लिया। उसने ये रेमंड सोल को खा लिया। स्पेक्ट्रल सोल का बॉडी थोड़ा-सा सॉलिड दिखने लगा। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, "वूशी, तू मेरा डिफेंस करेगा। मुझे सिर्फ 10 बार साँस का टाइम चाहिए, यानी 10 साँस का टाइम चाहिए और काम हो जाएगा मेरा।" ये बोलते ही स्पेक्ट्रल सोल का बॉडी श्रिंक होके एक बच्चे के साइज का हो गया। यिंग वूशी कहता है, यस। फिर वूशी हवा में एकदम उड़ गया। स्पेक्ट्रल सोल की साइड में खड़ा होके हर जगह अलर्ट नजर से एकदम इधर-उधर देख रहा था। ऊपर से जो लाइट का बीम हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल को छेड़ कर आया था, वो गायब हो चुका था। और यहाँ पे हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स कहते हैं, अब हमारे पास कोई चांस ही नहीं बचा है। वो अपना काम कर रहा है। उन्होंने थोड़ा सा इमॉर्टल गु और जो हेवन ओवरसिंग टावर में बचा हुआ हिस्सा था वापस ले लिया और पीछे हट गए।
स्पेक्ट्रल सोल ने फ्रीली रिफाइंड इमॉर्टल गू को हाथ में लगाया। उसकी आंखों में स्ट्रॉन्ग इमोशन चमक रहा था। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, हजार सालों की प्लॉटिंग, एंडलेस प्लानिंग और हार्डवर्क के बाद फाइनली मैक्स सक्सेसफुल हो गया। मैंने रिफाइन कर लिया है ये रैंक 9 सवेरियन इमॉर्टल फेटिस को। इस इमॉर्टल गो के साथ मैं हिस्ट्री के सब वनरेबल्स को क्रॉस कर दूंगा। मैं एक अदर वर्ल्डली डीमन का बॉडी पाल लूंगा, एक ऐसा लेवल जहां कभी कोई नहीं गया। जो इमॉर्टल वनरेबल और डीमन वनरेबल आए थे वो सब मेरे सामने कुछ नहीं। अगर रेंजो भी वापस आ गया तब भी वो मुझसे नीचे ही होगा। हा 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 हा। उसके हंसने में मतलब इंसैनिटी थी, रिलीफ था, प्राइड था, एरोगेंस था और एक तरह का वेंटिंग था। हवा तेज चल रही थी, स्पेक्ट्रल सोल हवा के साथ ही हिल रहा था। उसकी स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो गई थी। अगर उसने मोयाओ की सोल ना खाई होती तो शायद अपना फॉर्म भी मेंटेन ना कर पाता। फिर हंसते हुए वो रुका। स्पेक्ट्रल सोल ने आंखें हाफ क्लोज करके थोड़ा सा अपनी गेज को नीचे रखा। फिर जितना ज़्यादा वो एंड के करीब जा रहा था, वो कहता है कि जितना ज़्यादा मैं एंड के करीब हूँ, उतना ही केयरलेस नहीं होना चाहिए मुझे। उसके ऊपर जो सोल पाथ के दाव मार्क्स बचे थे, वो ब्राइट शाइन कर रहे थे। सिर्फ अपनी सोल से ही वो बहुत बड़ा ही रेडियस एक तरीके से कवर कर रहा था। व्हाइट हेवन में हेवनली कोर्ट के गुई इमॉर्टल्स ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके थे, यानी पीछे हट चुके थे। बट उन्होंने पीछे काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेट गोवर्म छोड़ दिए थे। स्पेक्ट्रल सोल ने हल्की सी हंसी निकाली। उसकी सोल लाइट तेज से चमकी और स्पेक्ट्रल क्यूआई का एक बड़ा सा ब्रेथ आसमान की तरफ ब्लो हुआ। वो स्पेक्ट्रल क्यूआई ऊपर उठा और हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल को क्रॉस करके सारे के सारे इन्वेस्टिगेट गोवर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक भी नहीं बचा, लिटरली एक भी नहीं बचा। स्पेक्ट्रल सोल ने जल्दी से सराउंडिंग को चेक करा, अपने आसपास देखा और उसने तुरंत ही देखा फेंग युआन को। इस वक्त ताई बानशेंग, हाई लाओलान उसकी गार्डिंग कर रहे थे। फेंग युआन जमीन पे पड़ा था, उसकी आईलाइड्स हिल रहे थे जैसे वो अभी जागने वाला हो। ताई बानशेंग कहता है वो जाग रहा है, बस जागने ही वाला है, बस जाग गया वो। हाई लाओलान ने भी एकदम उसकी नजर डाली उसकी तरफ और एकदम अब क्या हुआ, जैसे उसने नजर डाली होराइजन में भी देखा, बिना मुंह घुमाए बोली, तो फिर से जल्दी से वो जगा दो। और जैसे ही वो जागेगा ना, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज करेंगे और 3 सांसों के अंदर गायब हम। स्पेक्ट्रल सोल ने उसकी तरफ देखा बट फिर नॉर्मल हो गया। अभी दोनों के बीच ह्यूज डिस्टेंस था। ईतियान माउंटेन के चारों तरफ 10,000 ली का एरिया पूरी तरह से मैरिट ट्रिबुलेशन से कवर्ड था। पूरा एरिया अब कंप्लीटली बदल चुका था। अगर फेंगयुआन फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल भी यूज करे तो भी वो मैक्सिमम 10,000 ली दूर ही टेलीपोर्ट कर सकता था हीतियान माउंटेन से। और वैसे भी जब वो जागेगा शायद वो दोबारा रिस्क लेकर माउंटेन के पास आने की हिम्मत ना करे, और अगर करे भी तो तब तक स्पेक्ट्रल सोल के लिए इनफ टाइम होगा, यानी वो कर चुका होगा अपना काम। अब जब इतने बड़े बड़े ट्रिब्यूलेशन हो चुके थे, एरिया पूरी तरह से क्लीन था, जो गो इमॉर्टल मर गए थे और जो इमॉर्टल के प्रेमिसी उन्होंने छोड़े थे वो सब 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन में रिफाइन कर लिए गए थे। थोड़ा सा पोर्शन ट्रिब्यूलेशन ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। बस एक जगह इंटेंशनली प्रेशर की गई थी, मतलब एक जगह थोड़ा सा प्रेशर डाल के उस जगह को थोड़ा सा ना ऐसे रखा गया था जैसे प्रिजर्व करके रखते हैं ना, वैसे रखा गया था। और वो था लाइफ एंड डेथ ब्लेस लैंड। स्पेक्ट्रल सोल कहता है सब सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं बची। वेट एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। उसने अपनी नजर यिंग वुईशी की तरफ डाली। यिंग वुईशी ने कुछ बार ब्लिंक किया और अपने मन के बॉडी को देखा। स्पेक्ट्रल सोल कहता है तेरे पास लाइफ स्पैन बचा है? यिंग वुईशी कहता है मेरे पास 15 मिनट बचे हैं। स्पेक्ट्रल सोल कहता है बहुत ज्यादा है, इनफ है। फाइनली उसने अपने माइंड को रिलैक्स करा। उसके माइंड में एक टेंशन थी कि कहीं ये यिंग वुईशी मर ना जाए, इसके पास जिंदगी खत्म ना हो जाए। लेकिन अब 15 मिनट थे तो उसके लिए 15 मिनट काफी थे। वो अब अपना फॉर्म एक तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहा था। उसका बॉडी धीरे धीरे फेड होके कंडेंस सोल बॉल में बदल गया। फेस के साइज का बॉल बिल्कुल सॉलिड जैसा कॉम्पैक्ट था और वो फ्लोट करते हुए सवेरनियर इमॉर्टल फेटिस गू की बॉल की तरफ गया। लेकिन इसी प्रोसेस में फेंगयुआन की आंखें सडनली खुल गई। ले लो अब कर लो काम। फेंगयुआन एकदम चिल्लाते हुए कहता है हेवेंस विल। वो जमीन से झटके से उठा, उसके चेहरे पर क्रेजी गुस्सा और एंजाइटी थी। ताइबान शेंग और हाई लाओलान एकदम खुश हो गए कि फाइनली फाइनली जाग गया, अब हम भागेंगे, अब हम भागेंगे। लेकिन क्या हुआ, बूम आवाज आई। अगले ही मोमेंट फेंगयुआन ने उन दोनों पे ही अटैक कर दिया जिन लोगों ने उसकी लाइफ सेव की थी। ताई बनशिंग, हाई लाओलान बिल्कुल भी एक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो जोर से एकदम उड़ के दूर जाके गिरे। फेंगयुआन कहता है फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। उसने तुरंत ही अपना रैंक 6 इमॉर्टल गो एक्टिवेट करा और एकदम गो आवाज आई। एक बड़ा सा उसके मुंह से ना ब्लड निकला और उसका पूरा बॉडी शेक हो गया। फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल का एक्टिवेशन फेल हो गया था। फेंगयुआन कहता है डैम इट, मुझे टाइम पर ही करना होगा। उसने अपने दांत को दबाया, फिर से फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट करा। ताई बनशिंग, हाई लाओलान वापस उसके पास ही नहीं आ पाए। फेंगयुआन इस बार सक्सेसफुल हो गया और अगले ही मोमेंट वो सीधा यीतियान माउंटेन 10
10,000 ली दूर टेलीपोर्ट हुआ। यानी यीतियान माउंटेन के जो 10,000 ली है ना, उतना दूर टेलीपोर्ट हुआ था। बैटलफील्ड को देख के जब वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था वो एक तरीके से स्टंट रह गया कि अभी ये क्या हुआ। पूरा का बॉडी जो था ना एकदम हिल गया। वो कहता अरे लगता है मैं लेट हो गया, टू लेट। जैसे स्पेक्टर सोल ने एक्सपेक्ट किया था कि फेंगयुआन आएगा जरूर, और वो आया भी। लेकिन जब स्पेक्टर सोल बस सवेनियर इमोर्टल फेटिस गु के अंदर एंटर करने ही वाला था, एक हाथ बढ़ा और वो यिंग वुईशी का था। उसने स्पेक्टर सोल को पकड़ लिया। स्पेक्टर सोल ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथलेस हो गया चुका था, यानी अब उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला और उसने यिंग वुईशी के मुंह से 4 वर्ड सुने। यिंग वुईशी कहता है लीड सोल इनटू ड्रीम। स्पेक्टर सोल कहता व्हाट, और अगले ही सेकंड स्पेक्टर सोल एक ड्रीम रेलम में गिर गया और उसी वक्त फेंगयुआन की सोल यिंग वुईशी के बॉडी से बाहर निकल गई। हैं? 1 मिनट, क्या? और उसी वक्त फेंगयुआन की सोल यिंग वुईशी के बॉडी से बाहर निकल गई। अबे फेंगयुआन तो 10,000 ली दूर था ना। 1 मिनट, अगले ही सेकंड स्पेक्टर सोल ड्रीम रेलम में गिर गया और उसी वक्त फेंगयुआन की सोल यिंग वुईशी के बॉडी से बाहर निकल गई। फेंगयुआन यहाँ आया कैसे भाई? आगे देखते हैं। नेक्स्ट मोमेंट वो अल्ट्रा फास्ट स्पीड से सामने वाले रैंक 9 इमोर्टल गु के अंदर घुस गया। फेंगयुआन घुस गया उसके अंदर।